ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का पार्ट को कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी के पार्ट में आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस है, जबकि अगर हम साइंस के एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो चैप्टर 6 है। आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना, ये हम थोड़ा थोड़ा तो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन क्लास 10th से पहले इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको अभी तक नहीं बताया गया है। तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। मीन्स क्लास 10th में आ गए हैं, 9th को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो उसको अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार हमारी लाइफ जो है वो कैसे चल रही है, क्या क्या उसमें हम कह सकते हैं सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं, कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने और समझने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं फ़र्दर वीडियोज़ में उस कमी को इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ये सभी कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, और क्लास 10th के एस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार फॉर्म होते रहे हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम आपके सामने दिया गया है, चैप्टर 6 है ये, लाइफ प्रोसेस। देखिए बहुत अच्छा सा हार्ट का एक सबसे पहला फिगर बना हुआ है, हार्ट है ना। तो इसमें हम हार्ट की फंक्शनिंग, दिल है ना, आपने देखा ही हुआ है कि दिल एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट है ना। आप देख रहे हो बहुत सारे म्यूजिक्स में, बहुत सारे सॉन्ग्स में दिल का नेम आता है। और दिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए है ना, ब्लड को लगातार फ्लो करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड की फ़्लो करने की नीड क्या होती है, क्यों ज़रूरत है, ब्लड सर्कुलेट क्यों हो रहा है बॉडी में, एक्चुअली वो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि सर्कुलेशन सिस्टम में क्या सिर्फ हार्ट ही काम करता है, या फिर आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज और भी इसमें होते हैं, है ना। तो उन सब का फंक्शन भी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। ओके, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ को। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने रेज किया हुआ है कि हम आखिरकार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम अंतर कैसे करेंगे कि कौन जो है वो अलाइव है, मीन्स जीवित है, और कौन जो है वो अलाइव नहीं है, मीन्स नॉन लिविंग है। एन अदर टर्म्स हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन लिविंग। जो अलाइव नहीं है उसको हम नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, और जो जीवित है, अलाइव है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन इन्होंने किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो लिविंग बींग्स में और नॉन लिविंग बींग्स में क्लास 10th में डिफरेंशिएशन बहुत आता है, आप ज़रूर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपने नोट्स में उसको मेंशन कीजिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं इनकी। देखिएगा, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम एक डॉग को, हम थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं जिससे आप बेटर वे में इसको रीड कर सकें। ओके, देखिएगा, इन्होंने कहा है इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काव च्यूइंग कड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। मीन्स इन्होंने कहा है कि अगर हम एक कुत्ते को, डॉग को दौड़ते हुए, रन करते हुए देखते हैं, एक काव को च्यू करते हुए, च्यू मीन्स चबाना होता है बेटा, है ना, कड, कड मीन्स चारा होता है उसका, जो भी हम उसको घास या चारा खिलाते हैं उसको कड बोलते हैं, तो वो उसको च्यू करती है। सबने देखा होगा भाई, चबा चबा के ही खाते हैं, हम लोग भी चबा के खाते हैं। और ए मैन शाउटिंग, और कई बार है ना टीचर्स को ही आपने शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए देखा होगा। घर में अगर आपसे कोई गलती होती है तो मम्मी पापा भी कई बार आपसे चिल्लाते हैं ना, तो शाउट करते हुए देखा है।
शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, है ना, गलियों में भी आपने जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको शाउटिंग करते हुए देखा होगा, है ना, तो ये सब आपने देखा हुआ है। सो वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, मीन्स ये सभी वर्क कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसलिए ये सब ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए बेटा, ये सभी ऑर्गेनिजम्स लिविंग बींग हो गए। मीन्स इनमें क्या है, इनमें लाइफ है, ये रेस्पॉन्स करते हैं और ये अपनी एक्शन टू रिएक्शन, अगर किसी ने इनके साथ कोई क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर भी देंगे, मीन्स रेस्पॉन्स करेंगे ये। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट लाइन से, व्हाट इफ़ द डॉग और द काव और द मैन वर अस्लीप। अब ये क्वेश्चन इन्होंने रेज किया हुआ है कि ठीक है वो रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जब कोई सो रहा होता है तब तो वो रेस्पॉन्स नहीं ज़्यादा कर पाता है, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? नहीं भाई, वो नॉन लिविंग नहीं है, वो है तो लिविंग, बट एट दैट टाइम वो नॉन कॉन्शियस है ना, वो हम कह सकते हैं वो इन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, इनकॉन्शियस है ना, और वो सोया हुआ है, ठीक है ना, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, क्या वो जीवित है? बट हाउ डूड वी नो दैट, कैसे हम इस बात को जानेंगे? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर किसी के ना, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा हुआ होगा, अगर किसी हीरो की या किसी की भी डेथ हो रही होती है तो वो उसको सबसे पहले यही देखते हैं, उसकी नोज से ऐसे करके लगा के टिक करके देखते हैं, है ना, 2 उंगलियां लगाते हैं कि क्या ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ना, उसके चेस्ट पे अपने ईयर को सटा के देखते हैं कि क्या ये जीवित है, सांस ले रहा है। हम कैसे पता करते हैं? अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो जीवित है, अगर वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो वो नॉन लिविंग कंडीशन में आ जाएगा। गॉट इट बेटा, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। ओके, आगे देखिएगा, वी सी देम ब्रीदिंग, मीन्स वो सांस ले रहा है या नहीं रहा। देखो बेटा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 टर्म हैं, इसमें हम आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, हम जान लेते हैं कि वो हाँ जीवित है, लिविंग है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स के बारे में भी ऐसा ही होता है ना? एनसीईआरटी बोल रही है व्हाट अबाउट प्लांट्स, मीन्स क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं भाई, बट बात यही है कि उसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन लाइक एज नोज, है ना, हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोज के थ्रू कर रहे हैं, बट प्लांट्स में इस तरह का कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। अगर स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है तो वो फिर ब्रीदिंग कैसे करते हैं, इस बात पे हम आते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर ईच एंड एवरी पार्ट के लिए ब्रीदिंग स्ट्रक्चर, ब्रीदिंग ऑर्गन पाए जाते हैं। लाइक एज, अगर वो लीफ है तो उसमें ब्रीदिंग के लिए क्या होगा? स्टोमेटा होगा। अगर वो स्टेम है तो उसमें ब्रीदिंग के लिए लेंटिकल सेल्स होंगे। अगर वो रूट्स है तो उसमें ब्रीदिंग के लिए रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। देखिएगा, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, हम देखते हैं कि वो ग्रीन होते हैं। सम ऑफ, उनमें से सम ऑफ अस ग्रीन होते हैं, सम ऑफ अस विल से, हम कुछ बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि बताओ भैया आप कैसे जानोगे कि प्लांट्स लिविंग है, तो आप कहोगे कि सर वो ग्रीन होते हैं, वो हिलते डुलते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, यही तो बोलोगे आप। वही एनसीईआरटी बता रही है। देखिएगा, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, है ना, कुछ वहाँ पे मूवमेंट भी होते हैं। आइदर ग्रोथ, हो सकता है वो ग्रोथ हो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो, या हो सकता है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ना हो। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, हालांकि ग्रोथ जो है वो एक कॉमन एविडेंस है, मीन्स अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो हर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है ना। आगे देखिएगा, बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन भाई एक्चुअल में कई सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं कि हम साल 2 साल उनको देखते हैं, वो उतने के उतने ही रहते हैं, तो भी क्या वो जीवित हैं या लिविंग हैं या फिर वो नॉन लिविंग हो गए हैं, है ना। तो उसके भी अलग अलग एस्पेक्ट को हमें देखना पड़ेगा। जैसे But a plant that is not visible growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. कुछ एनिमल्स सांस तो लेते हैं लेकिन वो मूवमेंट उनमें नहीं दिखाई देता है ना, तो वो भी क्या जीवित हैं या फिर जीवित नहीं है, मीन्स अलाइव हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी में पहुंच गए हैं। सो यूजिंग अ विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हमने उसको सांस लेते हुए नहीं देखा है, हमने उसको
ब्रीदिंग करते हुए नहीं देखा है तो हम तो उसको लिविंग नहीं मानते हैं, वो तो नॉन लिविंग है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमको दिख रहा है वही लिविंग है, जो नहीं दिख रहा है, जो सांस नहीं लेता हुआ मालूम पड़ रहा है, ब्रीदिंग करता हुआ नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हम उसको नॉन लिविंग कैटेगरी में डाल देंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ओके, चलो फिर कैसे जानेंगे हम उसको, देखिएगा। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल इनविजिबल टू द नेक्ड आई, मतलब हम नेक्ड आई से कुछ ही चीज़ों को देख सकते हैं और बाकी हमें चीज़ों को पता करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हो चुके हैं जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाएंगे। ओके, देखिएगा, स्मॉल स्केल निकला, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल इज दिस विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, है ना। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो हमें दिखाई देते हैं? नहीं, हमें तो सिर्फ हैंड्स दिखाई देते हैं, है ना। हम कह सकते हैं लिम्ब्स दिखाई देते हैं, मीन्स जैसे लेग हो गए, हैंड्स हो गए, है ना, पार्ट्स हो गए जैसे कि हमारे माउथ है, नोज है, ये दिखाई दे रहे, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे कि भाई मॉलिक्यूल कहाँ लगा है। तो क्या है नहीं हमारी बॉडी में? बिल्कुल हैं। जो चीज़ हमको नहीं दिखाई दे रही है वो भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं है। ओके, इज़ दिस, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, इज़ दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल, इनकी सबकी इंपॉर्टेंस होती है। आगे देखिएगा, इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल से यस, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं ये, क्योंकि विदाउट मेटाबॉलिजम्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, virus do not show any molecular movement in them. अब इन्होंने एक और अच्छा सा क्वेश्चन रेज किया हुआ है वायरस का। देखो बेटा, अच्छे से समझ लो यहाँ पे, वायरस और बैक्टीरिया। भाई वायरस तो सबको ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया कोरोना वायरस की वजह से ही आप और हम दूर दूर बैठे हुए हैं, आप और हम लाइव क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना, आप और हम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर ये कोरोना वायरस ना होता तो हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते, स्कूल में, कॉलेजेस में, फ्रंट टू फ्रंट, है ना, फेस टू फेस स्टडी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हमारा इस वायरस की वजह से। तो क्यों ना हम इस वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनिंग होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। समझिएगा, देखो बेटा, एक्चुअल में वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा लिविंग स्टेट में हो और ये भी नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा नॉन लिविंग हो। तो क्या मतलब है? मतलब ये है बेटा कि जब वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेवियर शो करेगा, और जब ये नॉन लिविंग लाइक एज बुक, लाइक एज टेबल, चेयर, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये लिविंग मूवमेंट शो नहीं करेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो वायरस, दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम इसको और क्या बता रहे हैं ये। सो ठीक है, बिकॉज दे हैव टिश्यूज़, है ना, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीड फॉर लाइफ। अब इन्होंने क्वेश्चन ये भी रेज किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से हम देखते हैं। मूवमेंट ओवर बट ए प्लांट, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया था एक्चुअल में। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल इन दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी ऑफ लाइफ, वी आस्क दिस क्वेश्चन, ये सब हो गया था, ठीक है। एंड वायरस, देखो बेटा, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, वायरस तब तक लिविंग नहीं होते हैं जब तक वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट ना कर दें, इन्फेक्शन ना फैला दे उसमें। एंड दैट इज पार्सली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नेट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक कंट्रोवर्सी क्यों है, मतलब ये एक विवाद है। कुछ लोग इसको लिविंग की कैटेगरी में मानते हैं और कुछ लोग उसको लिविंग की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। तो एक ये कंट्रोवर्सी है, एक विवाद होता है ना। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए उन्होंने, जैसे आगे हम समझेंगे इसमें, देखिएगा।
वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडिड फॉर लाइफ, मॉलिकुलर मूवमेंट की ऐसी क्या ज़रूरत है कि मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख देते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, ये तो हम बड़े क्लासेस में जानेंगे, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, वो आपको पता ही है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या होती है बेटा, सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना। एंड ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो ये सभी हमारी बॉडी जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है सभी पॉइंट्स को लेकर के। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम इसमें। Because of the effect of the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organisms will no longer be alive. हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस दैट आर फाउंड इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं, चल रही होती हैं, इवन व्हेन वी अस्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं या जागे हुए होते हैं, हर दशा में, हर कंडीशन में हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लगातार चलाए रखने के लिए हमें नीड होती है मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम लोगों की डेथ हो जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है ना, और हम लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर डेथ हो जाएगी तो। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, इसलिए आपने देखा है हमारी बॉडी में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस लगातार चलता रहता है। हम फूड लगातार खाते रहते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को बना सकें। हमारी बॉडी में सेल्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो लगातार बनती भी रहती हैं, है ना, क्योंकि हम दूध पीते हैं, उसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सभी न्यूट्रिशंस लेते हैं। ओके, आगे देखिएगा। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time, है ना, ये सभी टाइम में हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं, तभी जाकर के ये लगातार ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट अस एक्सप्लोर। इन्होंने कहा ऐसे क्या मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते हैं, तो बहुत सारे होते हैं बेटा। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम चलता है, एक्सक्रीशन सिस्टम चलता है, रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम चलता है। इन सब को हम वन बाई वन करके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। देखो बेटा आगे देखते हैं हम इसी में। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, अब क्वेश्चन उठा लाइफ प्रोसेस जो हमारे चैप्टर का नेम है, आखिरकार मीनिंग क्या है इसका। सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, मीन्स हमारी बॉडी में लगातार सिस्टम, अब हमको एनर्जी चाहिए तो क्या हम लगातार खाना खाते रहते हैं, है ना, लगातार अभी भी हम क्या खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। आप अभी पढ़ रहे हो तो क्या खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो फिर एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो एक्चुअल में हमने जो सुबह ब्रेकफास्ट किया था, हम जो लंच करते हैं, हम जो डिनर करते हैं, उसमें से एनर्जी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसी में से हम उसको निकाल के यूज करते रहते हैं, है ना बेटा। तो ये सब कंडीशंस चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, हम बैठे हुए हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस लगातार चल रही होती हैं, ठीक है ना। आगे देखो। इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, हम सोए हुए होते हैं तब भी रिएक्शंस चल रही होती हैं। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ये लगातार चलती रहती हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम गिरते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, उनमें प्रोसेसिंग की नीड हमेशा बनी रहती है। ओके बेटा, आगे देखिएगा। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम
लाइफ प्रोसेस बोलते हैं जो हमारी बॉडी में लगातार ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो आई होप आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। लाइफ प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं जो हमको लिविंग स्टेट में बनाए रखते हैं, जो लगातार हमारी बॉडी में ऑपरेट हो रहे होते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को इसको लेते हैं, समझते हैं इसको एक्चुअल में क्या कह रहा है ये। तो देखिएगा, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। हमको ऊर्जा चाहिए, हमको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। भाई फूड हम ले रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, सेब है, संतरा है, और हम कह सकते हैं बनाना है, कोई भी फ्रूट्स हम ले रहे हैं, तो वो हम कहाँ से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। और उसको खा के हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम अपनी, है ना, डेली यूज में, डेली वर्क में उसको यूज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms which we call food। इसको हम क्या बुलाते हैं भैया? फूड बुलाते हैं, जिसको हम लगातार ईट करते रहते हैं। आगे देखिएगा, फूड टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। और देखो बेटा, एक बहुत अच्छा सा टर्म आ गया है, ध्यान देना। सभी लोग, सभी स्टूडेंट अपनी नोट्स की जो कॉपी बनाएंगे उसमें न्यूट्रिशन की हेडिंग, लाइफ प्रोसेस की हेडिंग मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। आप उनको 1 से 2 लाइन की ज़रूर लिखते चलेंगे, मेंशन करते चलेंगे साथ के साथ में। ओके, आगे देखिएगा। इफ़ द न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस बाई विच वी टेक फूड, ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्टेट जब हम फूड को ले रहे होते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आई ना बात आपको? ठीक है ना। आगे देखिएगा, ऑल्सो वी नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, इसको हम बाहर से ले रहे होते हैं फूड को, है ना, और न्यूट्रिशन बोलते हैं हम इसी को। सो सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। हमारी बॉडी में, है ना, कार्बन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब जैसे करके अगर हमारी बॉडी या कोई भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो बेटा जो अनवर्न्ड सब्सटेंस या पार्टिकल बचता है वो कार्बन होता है। मीन्स हर ऑर्गेनिजम्स की, हर बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हम एनर्जी ले रहे हैं इसमें भी बहुत सारे कार्बन्स होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। ओके, गॉट इट? आगे देखिएगा, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी का जो होता है वो वेरी करता है, सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सबका एनवायरनमेंट एक जैसा तो नहीं होता है ना। सो दीज, आगे ध्यान देना, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड, जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, टू बी ब्रेकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। लगातार हमको ये लगातार चाहिए होती है ना, मॉलिकुलर मूवमेंट के लिए। ठीक है ना। आगे देखिएगा, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो। और हमारी बॉडी को ग्रोथ की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई लंबाई बढ़ रही है, आप यंग वंस हो, आप अभी बड़े हो रहे हो, बच्चे हो, आपकी ग्रोथ, तो आपको प्रोटीन की नीड ज़्यादा होती है। ओके बेटा, तो चलिएगा देखिएगा, फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी नेसेसरी। तो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में लगातार सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, अब देखो बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, वो भी हमारी बॉडी में लगातार चल रही होती हैं। ठीक है ना। इनको देखिएगा, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी को, ऑक्सीजन को हम लोग बाहर से ही लेते हैं, है ना। तो देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ, अब बेटा इन्होंने ज़्यादातर बोला है, ज़्यादातर क्यों बोला है? क्योंकि भैया प्लांट्स में तो ऑक्सीजन खुद ही बन जाती है ना, वो तो खुद ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो खुद ही अपने अंदर ऑक्सीजन को लिबरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर दिस मैनी, आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स आर ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ध्यान देना बेटा, द प्रोसेस ऑफ acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration। और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है जब हमने फूड को खाया, इनटेक किया फूड को, न्यूट्रिशन हमने ले लिया, ठीक है ना। न्यूट्रिशन हमने खा के उसको इंजेस्ट किया, स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हुई, उसमें डाइजेशन हो गया। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड में मिक्सअप होकर के एसिमिलेट हो गया बेटा। एसिमिलेट होने के बाद में देखो बेटा, ये 5 स्टेप होते हैं, पाँचों स्टेप आपको क्रम बाइज क्रम याद होने चाहिए। पहला होता है पहला होता है बेटा इंजेशन, नोट कर लेना बेटा, नोट्स में इसको नोट जरूर कर लोगे आप। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इग्निशन, इन पांचों स्टेप में हम अपना जो होलोजोइक न्यूट्रिशन आगे आने वाला है उसको करते हैं, ठीक है ना। तो चलो भैया, तो रेस्पिरेशन होता है, मीन्स हमने जो खाना खाया वो पचता है और पच कर के हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशंस इसकी हो जाती हैं। ओके बेटा, चलिए अभी हम देखते हैं इसको और समझते हैं। नेक्स्ट को रेस्पिरेशन यहाँ तक हो गया था। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, अमीबा होता है। जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, अमीबा होता है, ठीक है ना। अमीबी क्यूल भी इसको बोल सकते हैं हम। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा, चलो ठीक है, हम आगे इसको समझते हैं। इन दिस केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे बेटा अमीबा हो गया। अमीबा एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, सभी लोग जानते हैं। जैसे बेटा ये अमीबा का शेप, कोई भी अमीबा शेपलेस ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा है बेटा, अमीबा शेपलेस होता है, उसका कोई भी शेप, कोई भी आकार नहीं होता है। आप कहीं से भी पेंसिल उठाओ और वहीं पे आके इधर उधर से करके जोड़ दो, बन गया अमीबा। क्यों, क्योंकि वो लगातार अपना शेप एंड साइज चेंज करता रहता है। ओके, तो देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज, है ना, एंटायर सरफेस ऑर्गेनिज्म कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। पूरा ऐसे जैसे इतना अमीबा हो गया बेटा, पूरा इसका एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट है, वो ईच एंड एवरी पार्ट से फूड को लेता भी रहता है और एक्सक्रीशन भी करता रहता है, बाहर से इसको निकालता भी रहता है बेटा, है ना, ध्यान देना, बाहर से यहाँ से निकालता भी रहता है। आगे देखिएगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, the simple diffusion will not meet the requirement of all the cells, ठीक है ना। तो अमीबा में तो जितने भी मूवमेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे बेटा एक टर्म आ गया है डिफ्यूजन, इसको भी आपको मेंशन जरूर करना है, इसको समझ लो आप।
देखो बेटा, डिफ्यूजन दिस इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये तो हो जाता है सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन ये मल्टी सेलुलर में पॉसिबल नहीं होता है। ओके, आगे देखिएगा। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। तो हम खाना खा रहे हैं या इसको पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सब स्पेशल टिश्यूज के थ्रू होता है। दिस पॉसेस ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप टू वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। भाई खा तो हम फूड जो हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, वो माउथ के थ्रू खा रहे हैं, स्टमक तक जा रहा है, लेकिन भाई एनर्जी तो हमारे जो है पैर को भी चाहिए, हाथ को भी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे स्कैल्प, हमारे सिर में जो बाल हैं उनको भी चाहिए, हमारे फेस को भी चाहिए। तो सब तक कैसे सर्कुलेट हो पाएगी? तो ये प्रॉब्लम होती है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम वर्क करता है वो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बेटा, तो चलिएगा। सो वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या शब्द आ गया? ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड करता है, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे सब्सटेंस को भेजता है। When a chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct that are not only useless फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। और जब हम इसको डाइजेशन सब्सटेंस को करते हैं तो हमेशा यूजफुल सब्सटेंस ही नहीं बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी हम कह सकते हैं चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं, जो कि एक नया सिस्टम बनाएगा। और जिसको देखो बेटा आगे लाइन में क्या दिया गया है? एक्सक्रीशन मीन्स नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है डाइजेशन के अलावा, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल, और उसको हम एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू रिमूव कर देते हैं। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। तो ठीक है ना। डिज़ाइन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ दिस। ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस लगातार चल रही होती हैं, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, है ना। तो ये अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हुए हैं, देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन रेज हुआ है, व्हाई इज डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। पता होना चाहिए आपको बेटा। कैसे पता होना चाहिए? सुनो मेरी बात को। हमने अभी बात की थी, डिस्कस की थी बेटा, किसकी बात की थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एज अमीबा की। इधर ध्यान देना बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका आंसर, सभी स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए। देखिएगा, अमीबा कैसा हो गया? यूनिसेलुलर हो गया बेटा। एक ही सेल से जो मिलकर के बना हुआ है, सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है, वो यूनिसेलुलर हो गया। तो इसकी बॉडी लगातार कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के, तो इसलिए ये इसी सिंगल सेल से ही फूड को इनटेक भी करता रहेगा और इससे एक्सक्रीशन भी करता रहेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस और बिलियंस सेल्स पाई जाती हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि ये ईच एंड एवरी सेल्स एक्सपोज हो रही हो एनवायरनमेंट से, जिससे वो सभी से ऑक्सीजन ले सके। गॉट इट बेटा। इसलिए ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन सिस्टम का पूरा एक पाथवेज बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, और ब्लड सर्कुलेशन बनाया गया है। ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, जिसकी कलर से हमारा ब्लड रेड होता है, वो पूरे में सर्कुलेट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम क्या क्राइटेरिया जानेंगे कि कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लिविंग होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं, है ना। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर आउटसाइड न्यू रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल इन द सेंस ऑफ हम बाहर से क्या क्या लेते हैं, आउटसाइड से क्या क्या लेते हैं। भाई रॉ मटेरियल तो ऑक्सीजन भी, हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, इसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चल रही हैं और मॉलिक्यूलर का लगातार मूवमेंट हो रहा है। फूड लेते हैं हम, खाना लेते हैं, पानी लेते हैं, है ना, ये सब बेटा आउटसाइड से हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा जी, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है ना।
तो देखिएगा, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, क्या प्रोसेस ज़रूरी हैं? तो भाई सभी लाइफ प्रोसेस नेसेसरी हैं हमें जीवित रखने के लिए, लाइव रखने के लिए। जैसे डाइजेशन भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है, सर्कुलेशन सिस्टम भी ज़रूरी है, रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है ना। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा बेटा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, नोट्स अपने ज़रूर आपको बनाते रहने हैं। आपके अपने नोट्स ही सबसे बेस्ट होते हैं जो आप खुद लिखते हो। ओके बेटा, उनको ज़रूर बनाइएगा। कहीं पे भी अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, चलो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो बेटा, आगे फर्दर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उनको आपको पाने के लिए। ओके, नमस्कार बेटा।